गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे। आज भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुछ मैप पर आधारित प्रश्नों को प्रारंभ करने चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैप से संबंधित जितने भी खनिज हैं या जितने भी मिनरल्स हैं, इसकी कौन कौन सी खानें हैं, उस पर आधारित हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बेस तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस के अतिरिक्त एक अलग से एपिसोड हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट बेस्ड तथ्यों को समझेंगे। और यह जो सीरीज है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ या कोई भी टीजीटी पीजीटी यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जामों को टारगेट में रख करके यह तथ्यात्मक जो सीरीज है इसको हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। और आज का जो तथ्य है या जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जितने भी भारत में खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो उस पर एक सामान्य परिचय है। प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ मटेरियल है यह आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व कल के एपिसोड में जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे उसमें एक प्रश्न के आंसर में थोड़ा त्रुटि हुई थी, पहले उसको हम करेक्ट करते हैं, उसके पश्चात हम इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की चर्चा करेंगे। तो कल एक प्रश्न था जिसमें लिखा गया था, निम्नलिखित में से भारत की किन राज्यों में या किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर बताने में थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। यहाँ पर अभ्रक की मेखला पाई जाती है। और अगर इसकी चर्चा की जाए थोड़ा और विस्तृत तो कहें देश की जो सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है यह झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा से बिहार के गया, मुंगेर तथा भागलपुर तक 26 से लेकर के 32 किलोमीटर की चौड़ाई में और 160 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ सर्वोत्तम कोटि का रूबी अभ्रक पाया जाता है। इस टाइप का रूबी अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी कहते हैं एवं अभ्रक की राजधानी कहते हैं। तो कोडरमा जो झारखंड में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में या और बहुत अच्छी क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम मैप पर लोकेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेहतर हो जाए। यहाँ पर अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे झारखंड है और ऊपर बिहार है। यह एटलस का मैप है, उसी का ये हम कह सकते हैं फोटो है। तो एटलस जो भी आपके पास स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड का, वहाँ से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड का ये है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गिरिडीह है और यहाँ पर कोडरमा है। तो ये 3 जिले हैं आपके झारखंड के। जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए गया है, यह बिहार का है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुंगेर है और यहाँ पर भागलपुर है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस पेटी में ऐसे एक पेटी बनी है। इस पेटी में आपकी अभ्रक की अभ्रक की पेटी पाई जाती है, जिसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई औसत है यह 26 से लेकर के 32 किलोमीटर है और लंबाई जो है यह 160 किलोमीटर है। तो इस तथ्य को एकदम स्पष्ट रखिएगा। 26 से 30 किलोमीटर चौड़ी और 160 किलोमीटर लंबाई में यह अभ्रक की मेखला पाई जाती है। हजारीबाग से लेकर के कहाँ तक? हजारीबाग से लेकर के बिहार के भागलपुर तक पाई जाती है। इन तथ्यों को स्मरण रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आज जो भारत के प्रमुख खनिज संसाधन है इसका क्या इंट्रोडक्शन है। आज इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, इसके पश्चात एक एक खनिज पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर देखा जाए भारतीय खनिजों का जो सामान्य परिचय है तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2017 ये लेटेस्ट आंकड़ा है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं यह 2017 के हैं और यह जो सीरीज चल रही है 2023 की है। लेकिन यहाँ पर आंकड़े आपके सामने जो प्रस्तुत हैं ये 2017 के हैं, इंडियन मिनरल ईयर बुक। और इसमें जो आंकड़े हैं 2016 से 2017 तक के हैं। और कुल भारत में जो खनिज हैं कितने हैं? 95 खनिज हैं भारत में, जिसमें से ईंधन खनिज कितने हैं? 4 हैं। धात्विक खनिज कितने हैं? तो 10 हैं। अधात्विक खनिज कितने हैं? तो 23 हैं। और अगर बात करें लघु खनिज कितने हैं? तो 55 हैं। नाभिकीय खनिज कितने हैं? 3 हैं। तो इस प्रकार अगर आप इनको ऐड करें तो टोटल 95 खनिज पाए जाते हैं।
सर्वाधिक खनिज कौन से हैं, तो लघु खनिज सर्वाधिक हैं, और सबसे कम कौन से हैं, तो नाभिकीय खनिज हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ईंधन खनिज की, तो ईंधन खनिज का जो कुल उत्पादन, जितने भी खनिज हमारे पास हैं 95, अगर इसमें हम बात करें ईंधन खनिज का, तो 67% खनिज उत्पादन मूल्य केवल किसका है, ईंधन का। अर्थात भारत में टोटल खनिज में सर्वाधिक भूमिका किसकी है, तो ईंधन खनिज की है। धात्विक की बात करें तो इसका केवल कंट्रीब्यूशन 12% है। अगर हम आधात्विक की बात करें तो 2% है। लघु खनिज का भी 19% है, और नाभिकीय खनिज का ये नगण्य है। तो सर्वाधिक भूमिका किसकी है, तो ईंधन खनिज की आती है। इसी आधार पर एक तथ्य और यहाँ पर समझना है कि खनिज उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में, किस संदर्भ में, मूल्य के संदर्भ में अगर बात किया जाए, सर्वाधिक योगदान किसका है। अर्थात ये जो जैसे ईंधन खनिज हैं, तो ईंधन खनिज में कई खनिज होते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, और वहाँ पर आणविक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर खनिज की बात करें, जैसे धात्विक में लौह अयस्क है, अधात्विक में आपका कोयला आता है, या अन्य तथ्य आते हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर खनिज की, किसी एक खनिज का सर्वाधिक भूमिका किसकी है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो वैल्यूएबल खनिज है वो कौन सा है, भारत में कोयला है। या भारत के टोटल खनिज उत्पादन के कितने मूल्य को कंट्रीब्यूट करता है, 31.23% को। पेट्रोलियम जो है इसका कंट्रीब्यूशन भी 23.73% है। लघु खनिज का 18.76% है। प्राकृतिक गैस का 9.43 है। लौह अयस्क का 7.82% है। तो आपको यह विश्लेषणात्मक तथ्य याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम इंडिविजुअल खनिज की बात करें तो वहाँ पर कोयले की भूमिका सबसे ज़्यादा है, और लौह देख रहे हैं आपका करीब 1, 2, 3, 4, 5, 5वें क्रमांक पर आता है। लेकिन अगर हम कैटेगराइजेशन देखें जो इंडियन मिनरल ईयरबुक है, तो वहाँ पर ईंधन खनिज का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा इसमें और आगे बढ़ें, तो अगर हम भारत के खनिज को दो भाग में बांट देते हैं, एक अपतटीय खनिज कर दें, और एक अपतटीय का तात्पर्य होता है कि जो ऑफशोर होते हैं, मतलब जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर अपतटीय जो खनिज हैं इनका मूल्य देखा जाए तो 20% है। कितना है, 20%। अकेले भारत में जितने भी खनिज हैं उसका 20% जो खनिज है यह अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात ऑफ शोर एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पर भी खास करके देखा जाए तो चाहे वह ज़्यादातर ईंधन खनिज हैं, ईंधन खनिज में भी खास करके हम पेट्रोलियम की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस की, तो इसी की सर्वाधिक भूमिका है। तो अपतटीय खनिज का जो उत्पादन मूल्य है यह 20% है, जो किसी भी राज्य के मूल्य से अधिक होता है। लेकिन राज्यों में अगर बात किया जाए कि किसका सर्वाधिक योगदान है, तो राजस्थान का जो है 12.15% है, उड़ीसा का 9.44% है, छत्तीसगढ़ का 7.43% खनिज है। अर्थात जितने भी खनिज भारत में पाए जाते हैं उसमें से अकेले 20% अपतटीय क्षेत्रों में, राजस्थान में 12.15, उड़ीसा में 9.44, छत्तीसगढ़ में 7.43, झारखंड में 7.28 और तेलंगाना में 6.47% खनिज पाए जाते हैं। अगर धातुएं की बात करें तो भारत में जो धातु पाई जाती है यह धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। इस पर हम लोग एक अलग से चर्चा करेंगे जब हम भारत के जियोलॉजिकल कैलेंडर की बात करेंगे। तो वहाँ पर अगर हम कोयले की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर चट्टानों का क्रम हम देखें तो सर्वाधिक पुरानी चट्टान आर्कियन होती है, उसके बाद धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है। तो जो धारवाड़ है इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें कोयला पाया जाता है। जो टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानें हैं इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं। खनिज उत्पादन 2020-21 अनुमानित के मूल्यों में राज्यों का जो हिस्सा है परसेंटेज में, परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ करके, तो सर्वाधिक जो यहाँ पर मूल्य है वो किसका है, तो उड़ीसा का है। देखिए तथ्यों को बारीकी से समझना है कि किस आधार पर यह कैटेगराइजेशन किया जा रहा है और उसी आधार पर आपको जवाब देना है। क्योंकि अगर बात किया जाए कि प्रत्येक खनिज का मूल्य एक जैसा नहीं होता है, प्रत्येक खनिज का मूल्य एक जैसा नहीं होता है। सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं यह अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पश्चात जो खनिज हैं सर्वाधिक राज्यों में वो राजस्थान में है, उसके पश्चात उड़ीसा में है। लेकिन इन खनिजों का मूल्य अलग अलग होता है। तो अगर मूल्य के आधार पर हम खनिजों का वर्गीकरण करें कि किस राज्य में सर्वाधिक मूल्य के खनिज पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में जो खनिज पाए जाते हैं इनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ पर लौह धातुएं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आता है, कर्नाटका तीसरे नंबर पर आता है और राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। तो यह खनिज मूल्य के आधार पर है, जबकि यह जो है, यह जो खनिज है उसका परसेंटेज के आधार पर है कि यहाँ पर खनिज ज़्यादा हैं लेकिन उनका मूल्य तुलनात्मक तौर पर कम होता है। इन तथ्यों को अंतर स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि जो कीमत कोयले की है वह कीमत आयरन की नहीं होगी, या जो कीमत आयरन की है वह कीमत डायमंड की नहीं होगी या सोने की नहीं होगी। सबकी कीमत अलग अलग होती है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। तो क्वांटिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान में राज्यों में सर्वाधिक है, लेकिन मूल्य के दृष्टि से कौन है तो उड़ीसा ज़्यादा है। इस तथ्य में आपको क्लियर एकदम स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। और सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं तो अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला तथ्य इसमें देखिए लिखा है, भारत का जो खनिज पेटियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कितनी खनिज पेटियां पाई जाती हैं, अर्थात मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। तो 5 पेटियां हैं भारत में खनिज के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में कितनी खनिज पेटियां पाई जाती हैं, तो 5। एक है छोटा नागपुर की खनिज पेटी, एक है मध्यवर्ती पेटी, एक है दक्षिण पेटी, एक है उत्तर पश्चिम पेटी, एक है दक्षिण पश्चिम पेटी। तो अगर छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर का जो विस्तार है झारखंड, उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल में है। मध्यवर्ती पेटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मध्यवर्ती पेटी के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है मध्यवर्ती पेटी के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, तो खनिज के दृष्टिकोण से मध्यवर्ती पेटी में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। छोटा नागपुर में झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आता है। दक्षिण की पेटी में बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु आता है। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ भी है, महाराष्ट्र यहाँ भी है, इसमें एकदम डाउट न करिएगा। फिर अगर बात करें दक्षिण पश्चिम की पेटी, दक्षिण भी है और पश्चिम भी है। भारत का दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग देखें तो वहाँ पर गोवा है, दक्षिणी कर्नाटक है और केरल है। तो दक्षिणी कर्नाटक, केरल और गोवा आपका दक्षिण पश्चिम पेटी में आता है और कर्नाटका यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो कर्नाटका दक्षिणी पेटी में भी आता है, साथ में कर्नाटका दक्षिणी पश्चिमी पेटी में भी आता है। इस आधार पर टोटल भारत में 5 खनिज की पेटियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज के क्षेत्र और भी भारत में हैं, उनको कहा जाता है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, खास करके यहाँ पर कोयला है, बॉक्साइट है, तांबा है और चूना पत्थर। तो तांबा है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है और कोयला, यह हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ में जो गोदावरी बेसिन है तथा बॉम्बे हाई, यह एक अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल तथा गैस खनिज की प्राप्ति हमें होती है। तो इस आधार पर 5 मुख्य खनिज पेटियां हैं और इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में भी खनिज पेटी पाई जाती है और गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो स्पष्ट जवाब देना है कि भारत में केवल 5 प्रमुख खनिज पेटियां हैं। उसके अतिरिक्त 2 और हैं, एक हिमालय क्षेत्र में है और एक गोदावरी बेसिन तथा बॉम्बे हाई में पाई जाती है। तो जैसा प्रश्न वैसा आंसर। अगला इसी में तथ्य लिखा गया है कि छोटा नागपुर की जो पेटी है खनिज संसाधन की दृष्टि से यह सर्वाधिक खनिज संपन्न है। अर्थात जितने भी खनिज संसाधन की पेटी यहाँ पर डिस्कस की गई है 5 और प्लस 2 7, इन सभी में जो छोटा नागपुर की खनिज पेटी है इसका विस्तार झारखंड, फिर अगर बात करें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर देखेंगे तो सर्वाधिक खनिज पाई जाती है। इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। छोटा नागपुर को हम लोग भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। वैसे रूर प्रदेश कहाँ पर है तो जर्मनी में है। जर्मनी के रूर प्रदेश जैसा यह भी क्षेत्र खनिज संसाधनों से रिच है, इसलिए छोटा नागपुर की पेटी को हम लोग कहते हैं रूर प्रदेश भारत का, इसे हम कहते हैं। यहाँ देश का लगभग 70% अर्थात छोटा नागपुर के सेक्शन की बात कर रहे हैं कि छोटा नागपुर की जो पेटी है यहाँ पर 70% कायनाइट पाया जाता है। कायनाइट भारत में जितने हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। 93% लौह अयस्क आपके इसी छोटा नागपुर के सेक्शन में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें 84% कोयला इसी छोटा नागपुर के सेक्शन में पाए जाते हैं। 70% क्रोमाइट तथा अभ्रक इसी छोटा नागपुर के सेक्शन में पाए जाते हैं। 50% आपकी अग्नि मिट्टी पाई जाती है तथा 45% एस्बेस्टस एवं चीनी मिट्टी पाई जाती है। तो हम देखें तो छोटा नागपुर, इसका विस्तार उड़ीसा में भी है, ज़्यादातर विस्तार उड़ीसा में इसका है और झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में है। तो इस आधार पे आप देख रहे हैं लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे? छोटा नागपुर में। कोयला कहाँ पर है? छोटा नागपुर में है। तो इसी आधार पर यहाँ पर देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था कि मूल्य के आधार पर, किस आधार पर? मूल्य के आधार पर, खनिज के मूल्य के आधार पर
सर्वाधिक जो मूल्यवान खनिज है कहाँ पर है, उड़ीसा में है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा नागपुर के सेक्शन में आता है। यहाँ पर कोयले की बहुतायत मात्रा है और साथ में यहाँ पर लोहे का भी अयस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस आधार पर यहाँ पर खनिज भले कम होगा लेकिन इनका मूल्य ज़्यादा है, जबकि राजस्थान में खनिज काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन उनका तुलनात्मक तौर पर मूल्य कम है। तो इन तथ्यात्मक आंकड़ों को आप विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करना है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसे भारत की लौह एवं इस्पात पेटी भी कहते हैं। किसे, छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर को हम क्या कहते हैं, इस्पात एवं लौह की पेटी कहते हैं। तो इस तथ्य को एकदम स्मरण रखिएगा कि इसमें कौन कौन से खनिज हैं जो 100% पाए जाते हैं। काइनाइट, लौह अयस्क 93% यहाँ पर अकेले पाया जाता है। कोयला 84% है, 70% क्रोमाइट और अभ्रक है, 50% अग्नि मिट्टी और 45% एस्बेस्टस तथा चीनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। छोटा नागपुर को ही हम लौह एवं इस्पात की पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर अगर अगले तथ्य की बात करें, खनिजों का हम वर्गीकरण करते हैं। एक खनिजों का वर्गीकरण हमने इससे पूर्व किया था इंडियन मिनरल ईयर बुक 2017 के अनुसार। एक दूसरा और अध्ययन के दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण किया जाता है। यह अध्ययन के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, किस दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सहजता के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसी आधार पर हम अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पर धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज के 2 पार्ट किए जाते हैं। एक लौहांश होता है अर्थात जिसमें लोहे की मात्रा होती है, इन खनिजों को हम लोहे के अंतर्गत रखते हैं, लोहांश खनिज कहते हैं। एक धात्विक और पार्ट है जिसको अलौह खनिज कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। तो मुख्य रूप से धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज के रूप में हम वर्गीकृत करके इनका अध्ययन करते हैं। धात्विक में भी 2 पार्ट होता है, एक लौहांश होता है और एक अलौह खनिज होता है। लौहांश में कौन कौन होता है, एक लौह ही है, एक मैग्नीज है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, फिर वेनेडियम है, निकिल है और टाइटेनियम है। इसी को एक नाम दिया जाता है समझने के लिए या याद करने के लिए। यहाँ पे कहा जाता है लोहे की HMT निकालो। क्या, लोहे की HMT निकालो, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो कहते हैं लोहे की HMT निकालो। क्या, लोहे की HMT, क्या है, HMT निकालो। तो अगर लोहे की HMT निकालो की हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक एक शब्द को देखिए। लोहा मतलब लोहा हो गया, HMT, यहाँ पर अगर एक एक शब्द को आप समझें तो सबका, यहाँ पर मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर सब नाम दिए गए हैं। तो लगभग सभी नाम यहाँ पर क्या हैं, एज इट इज हैं। तो इस आधार पर जितने यहाँ पर नाम आ रहे हैं सब लौह अयस्क के अंतर्गत ही आते हैं। अगर अलौह की बात करें तो अलौह में तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है और आदि। इस आधार पर आपसे कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि किसको हम लौहांश के अंतर्गत रखते हैं और किसको अलौह के अंतर्गत रखते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दे देगा, उसमें से एक विकल्प हो सकता है लौह का हो, 3 विकल्प अलौह का हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 विकल्प लौह का हो, 1 विकल्प अलौह का हो, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा खनिज अलौह के अंतर्गत आता है या कौन सा खनिज लौह के अंतर्गत आता है। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम ईंधन खनिज की बात करें तो ईंधन खनिज में 4 खनिज हैं। आणविक खनिज जिसके अंतर्गत हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, कोयला खनिज है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। वैसे इंडिविजुअल खनिज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो कंट्रीब्यूशन है वह कोयले का है। किसका है, कोयले का है। हमने अतीत में इसके बारे में डिस्कस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने लिखा अगर इंडिविजुअल खनिज की हम बात करें, इंडिविजुअल खनिज में कौन आता है, कोयला आता है, जिसका अकेले कंट्रीब्यूशन 31% है। तो इस तथ्यों को भी आपको विश्लेषणात्मक तरीके से समझते हुए चलना है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक आधात्विक खनिज है तो आधात्विक खनिज के अंतर्गत किसको किसको हम रखते हैं, इस तथ्य को भी ध्यान रखिए। यहाँ पर डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, पाइराइट है, नमक है, एस्बेस्टस, हीरा एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, तो इन सबको हम आधात्विक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार आज जो हमने डिस्कस किया है, कह सकते हैं यह जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उन मिनरल्स का एक सामान्य परिचय था। अब हम एक एक मिनरल्स पर कह सकते हैं अलग अलग एपिसोड को डिजाइन करेंगे। एक हमारा एपिसोड होगा जो पूरी तरीके से लौह पर आधारित होगा, एक होगा जो मैग्नीज पर होगा। तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल हम प्रत्येक खनिज पर एक एक एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।
तो क्रमबद्ध तरीके से अब हमारी 2 सीरीज चलेगी। एक सीरीज हमारी प्रैक्टिस सीरीज होगी जो स्पेशली टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ है। लेकिन जो साइड लाइन में ये दूसरी सीरीज हम प्रारंभ करने चल रहे हैं, मैप के द्वारा जितने भी खनिज संसाधन है या जितने भी पर्वत पठार मैदान जो चर्चाएं हैं, तो भारत का हम मानचित्र के माध्यम से जो अध्ययन करेंगे, यह एक अलग सीरीज चलेगी। तो हम 2 सीरीज चलाएंगे, एक प्रैक्टिस और एक मानचित्र के द्वारा भारत का भूगोल। तो फिर हम मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।